हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस का जो लघु प्रश्न उत्तर की सीरीज देख रहे थे उसका पार्ट नंबर सेकंड और साइंस के कंटिन्यू आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और गिने चुने देखो हर एक टॉपिक से आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आपका मतलब अति वो हो गया, सॉरी, निश्चित उत्तर प्रश्न हो गया, उसके बाद फिर आपके अति लघु हो गए, फिर लघु हो गए, दीर्घ। ठीक है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से दे रहा हूँ, वही आपकी एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो उसी सीरीज में आपका पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले पार्ट वन दे चुका हूँ आप लोगों को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सेम वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर मैंने सारी अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका नाम है टॉपर्स नोटबुक। हमारा दूसरा चैनल है, उस पर जाकर के आप ये सेम टू सेम वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं, जो कि पूरी इंग्लिश मीडियम में आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में रहने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर हमारा सेकंड है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं और इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये समझ को कि इसका जन्म सिद्ध अधिकार है हर साल एग्जाम में आना। ठीक है, यानी जैसे देखा है कि आईपीएल में एक खिलाड़ी उसका पूरा बॉन्ड हो जाता है कितने साल तक वो एक ही टीम में खेलेगा, वैसे ही इस क्वेश्चन का भी पूरा बॉन्ड हो चुका है कि ये हर साल पेपर में आने ही आना है। तो आंसर आप देखते हैं इसका। स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX और पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि X लिंग गुणसूत्र मादा लिंग निर्धारक और वाई गुणसूत्र नर लिंग निर्धारक होता है। जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र वाला अंड पुरुष के वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो युग्मज या जाइगोट एक्स वाई गुणसूत्र वाला बनता है, जो परिवर्तन के बाद नर संतान को विकसित करता है। ठीक, अगर हम वही बात करें मादा की, तो यदि स्त्री का अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है, देखो पूरा सेम टू सेम है, बस एक्स और वाई में चेंजेस होगा और कुछ नहीं है, तो उससे एक्स एक्स गुणसूत्र वाला युग्मज बनता है, जो परिवर्तन के बाद मादा संतान को विकसित करता है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है, इससे स्पष्ट होता है कि एक्स गुणसूत्र मादा लिंग और वाई गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है। एक नंबर का आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्स किसको और वाई किसको। तो याद कर लो, एक्स होता है आपका मादा और वाई होता है आपका क्या, नर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। और जो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का वितरण करता है उसका आंसर हो जाएगा जाइलम। क्लियर है। एक एक क्वेश्चन को देखो, बहुत शॉर्ट में आंसर है आपके, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। देखते हैं आंसर। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधों के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। बस आपने इतना ही इसमें याद करना है। अगला प्रश्न है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें टोटल 4-5 पॉइंट है। तो प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिन नोजन एंजाइम एसिल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। फिर है, अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है, अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। चौथा आप देख रहे हैं, अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं या फूल जाते हैं, जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार में देखो 99.5% जल, श्लेष्म, टॉयलिन एवं लाइसोजाइम होता है, यानी इतने परसेंट ये 3-4 चीजें आपके लार में होती हैं। जल भोजन को गीला करने का काम करता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना होता है। यहाँ पे हर एक चीज का अपना अपना काम है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टो शर्करा में बदलता है। जो टाइलिन होता है वो ये जो स्टार्च है उसको माल्टो शर्करा में बदलने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपकरण है, क्रिया है इसमें जल का ऑक्सीकरण तथा CO2 का अपकरण होता है। यह क्रिया प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। इसके फलस्वरूप पौधे CO2 तथा H2O से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इसमें O2 सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। और यहाँ पे आप इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। ये आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में आपका अलग से भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अगला प्रश्न जो आपने देखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, इस बार आपका 100% रहने वाला है, वो है एंजाइम क्या है। एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होता है और इसका काम है यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। और अगला प्रश्न है, रक्त दाब क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतन दाब लगभग कितना होता है। प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति हेतु सामान्य रक्तदाब का मान निम्नलिखित होता है। प्रकुंचन दाब 120 मिमी,
ठीक है, मिलीमीटर एच जी। अनुशीतलन दाब होता है 80 मिमी एच जी। ठीक है, एच जी आपका किसका प्रतीक है? मरकरी। इसे 120/80 मिमी एच जी के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए और कार्य लिखिए। पहला है आपका लाल रक्त कणिकाएं। तो इस ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त स्कंदन में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो आंसर आप देख रहे हैं, पाचक एंजाइम का कार्य, हम भोजन के रूप में जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं इन पदार्थों को इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। आहार नाल में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। फिर है पाचन एंजाइम, यहीं तक आप लिख दो, इसके ज्यादा आपने जानना नहीं डिटेल्स में। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है आंसर। अगला है प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? आंसर है, मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह नेत्र पेशियों, आइरिस पेशियों के संकुचन एवं शीतलन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क का मस्तिष्क कुछ हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना, वमन, लार, श्रावण, पसीना आदि क्रियाओं का नियमन करता है। सामान्यतः दैहिक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। अगला और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन 9, 10, 12, 13, 17 में आ चुका है। पादप हार्मोन्स क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। पादप हार्मोन्स पौधे के तने और जड़ के शेष भागों पर संश्लेषित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर अपना प्रभाव डालते हैं। ये वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन, फलों के विकास एवं परिपक्वन आदि को प्रभावित करते हैं। पादप हार्मोन्स की कमी या अधिकता पौधों के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये पादप हार्मोन्स हैं सारे। साइटोकानिन, एब्सिसिक अम्ल और फिर एथिलीन आदि क्या हैं? पादप हार्मोन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, वो है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? आंसर है, अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लिख सकते हैं मेडुला। इसके फलस्वरूप रक्तदाब, हृदय स्पंदन दर, श्वास दर, ग्लूकोज की खपत, उपापचय दर आदि बढ़ जाती है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रक्त का थक्का बनने का समय कम हो जाता है, शरीर की पेशियों को रक्त, ऑक्सीजन तथा भोजन की सप्लाई बढ़ जाती है। शरीर संकटावस्था में एक उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो जाता है, वह संकटावस्था का सुगमता से सामना कर लेता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर, और देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका फालतू हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको मास्टरमाइंड में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप टॉप 10 पेपर्स देखोगे बहुत क्वेश्चन, बट उनमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है बच्चों वो मैं आपके सामने लाया हूँ। एसटीडी और एड्स का पूरा नाम बताना है। तो एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है? यौन संचारित रोग। और एड्स की बात कर तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एलिसा एक टेस्ट होता है जिसे, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो एंड्रोजन्स क्या हो जाएगा? जो एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, ये हार्मोन क्या है? मानव वृषण द्वारा स्रावित होता है। फिर है मादा के द्वारा जो होने वाला है एक स्रावित हार्मोन है, वो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन्स। नेक्स्ट आपने बताना है, प्रश्न है आपका, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखनी है। तो मुकुलन देख लेते हैं। स्पंज तथा हाइड्रा जैसे सरल जंतुओं में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा के जठर भाग पर एक छोटी सी कलिका बनती है जो कुछ समय तक शरीर पर ही बढ़ती रहती है, बाद में अलग होकर एक नया हाइड्रा बना लेती है। एक कोश के यीस्ट कोशिका में अनुकूल परिस्थितियों में एक उभार बनता है, केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक उभार में चला जाता है, उभार पृथक होकर स्वतंत्र पौधा बनता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने ये देखना था मुकुलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलैंगिक और लैंगिक जन्म में अंतर। ये एक, आज क्योंकि टाइम नहीं था और थोड़ी तबियत भी खराब चल रही है, इसलिए एक बच्चे से ये पीडीएफ बनवाई है, तो पीडीएफ की हालत देख सकते हो आप, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए दो जननों का होना आवश्यक है लैंगिक में। फिर है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। फिर है निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन होता है। संतान पूर्णतः जनक के समान गुण वाली होती है, संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताना है। पहला, यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है,
यह क्रिया सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है। इसमें केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है। और तीन याद कर लीजिए, लास्ट वाला देख लेते हैं। एक कोश के जीव से दो संतति जीव बनते हैं। फिर है इसमें एक कोश के जीव से अनेक संतति जीव में केंद्रक का विभाजन होता है, यानी अनेक जीव बनते हैं इसमें। और इस एग्जाम्पल की बात करें तो द्विखंडन का हो जाएगा अमीबा और बहुखंडन का हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, परागण और निषेचन में अंतर। परागण क्या है? पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और वही अगर नर तथा मादा युग्मकों की मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। परागण प्रायः कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। और हम इधर बात करें किसके? निषेचन की। तो निषेचन क्या है? नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागण नलिका करती है। यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, यह क्रिया परागण के बाद होती है। फिर है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। एक तरफ स्वपरागण है, दूसरी तरफ परपरागण है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एकलिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। और बात करें स्वपरागण की, नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। और इधर देखें तो अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्पों में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। और इधर बात करें हम परपरागण में, तो नर व मादा भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच सके। तो नीचे का आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो तीन काफी है, बाकी का वीडियो रोक करके जो आपको सरल लगे आप उनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर के समझाइए। तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझात अंक क्या है? विभिन्न जीवधारियों में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी मूलभूत रचना तथा उद्भव समान होता है, परंतु कार्य भिन्न होते हैं। इससे इनकी बाह्य संरचना में भिन्नता आ जाती है। इन अंगों को समझात अंग कहते हैं। बस इतना याद रखना। और उसके बाद मनुष्य के हाथ, घोड़े का अग्रपात, ये इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। दूसरा है आपका समवृत्ति अंग। तो इसका आंसर देख रहे हैं, समवृत्ति अंग क्या है? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। तो दो नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अलग से भी आप कहा सकते हैं कि स्नेल का नियम क्या है। यदि आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर हो तो तब आपका क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको दिए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको लगे कि ये फालतू क्वेश्चन है। बस इतने क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं कंटिन्यू तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी आपके साइंस के सब्जेक्ट में। न्यूमेरिकल की वीडियो में आपको दे चुका हूँ, सिंपल आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हमारे दूसरे चैनल पर से जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टॉपर्स नोटबुक नाम से चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। और प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स हैं उनकी जो आंसर सीट है वो मैं हमारे नए चैनल जो टॉपर्स नोटबुक है उस पर डालूंगा। तो वो चैनल के साथ जरूर जुड़ रही है, दोनों चैनल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, और तीसरा पार्ट इसका आखिरी पार्ट होगा। फिर हम देखेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसके अलावा लगभग मैं आपको टॉपिक वाइज हर सारे क्वेश्चंस कवर करा चुका हूँ। अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।